बहुत सारी भाषा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिल द फॉर्म। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा रोहित जी, गुड आफ्टरनून प्रियंका। कैसे हैं सब? एवरीथिंग इज फाइन। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट होते जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं रितु आपकी सीडीपी की क्लास में लेती हूँ और एवरी मंडे टू सैटरडे। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए मेरे साथ क्लास में। और जो लोग नए मेंबर्स हैं उनका मोस्ट वेलकम है फिल द फॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पीवाईक्यू आप सभी को करा रही हूँ और बहुत सारे पीवाईक्यू हम कर चुके हैं। आज जो करेंगे हम एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। और एक बार जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं वो क्लियर कर दे कि मेरी वॉइस और वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए तभी सभी लोग कनेक्ट होते रहिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो आपके लिए सब कुछ सही है, ओके है। एक बार आप लोग की कंफर्मेशन हो जाती है तो फिर क्लास चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक बार आप लोग सभी बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू बताने के लिए, सब कुछ क्लियर है। दुर्गा, ओके, गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? तैयारी कैसी हो रही है आप सभी की? क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही हो तो आप बिल्कुल फ्री हैं मुझसे पूछने के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है। ठीक है, तो अच्छा लगेगा कि आप भी कनेक्ट होइए, बताइए चीज़ों को। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसमें मैं किसी हद तक आपके काम आ सकूं। ठीक है, चलिए थोड़ी सी फिल फॉर्म के बारे में दे देते हैं जानकारी कि फिल फॉर्म की हमारी टेलीग्राम चैनल है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की है, जैसे लाइक सीडीपी की अलग है, ईवीएस की अलग है, हिंदी की अलग है, सबकी अलग अलग है। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन होने का एक फ़ायदा आपको ये भी है कि जितने भी अपडेट्स आपको, न्यूज़, वैकेंसीज, हर चीज़ के बारे में आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, वो भी बिल्कुल सही सही। तो आप सभी इसको ज्वाइन करिए ताकि आपके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। ठीक है, सिद्धू, ओके, गुड आफ्टरनून सिद्धू। चलिए सभी का वेलकम है। आज सिद्धू जी नए लग रहे हैं मेरे क्लास में, एंड दुर्गा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो सीडीपी का सेक्शन है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। तो यहाँ पे जो तैयारी होगी ये दोनों पेपर की करा रही हूँ मैं। और जो ये लाइव क्लासेस है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। ठीक चल रहा है प्रियंका? ओके, चलिए कोई दिक्कत हो प्रियंका तो बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारी सीटेट की है ऑनलाइन क्विज, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए शुरू हो चुकी है और ये इवनिंग में 5 PM पे आपकी स्टार्ट हो रही है। तो इसका लिंक आपको दिया गया है, आप इस लिंक को अपने मोबाइल में डालिए, मोबाइल लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं उस पे आप जाइए, वहाँ पे देखिए तो आप यहाँ से क्विज ले सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून शाहीन। चलिए, और जो सीटेट एग्जाम का फुल कोर्स है जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू दिलाया जा रहा है, वहाँ पे आपको 95% ऑफ मिल रहा है, जो कि केवल आपका ₹199 का है, यानी 199 रुपीज़ का आपको कोर्स मिल रहा है। यहाँ पे फुल क्लास मिलेगी, 5000 प्लस एमसीक्यू, आपका पीवाईक्यू है, मॉक टेस्ट है, तो आप ले सकते हैं। जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो गिव अवे का आपका विनर के लिए था वो आपका रेखा जैन
जी ने जीता हुआ है। और नेक्स्ट जो हमारा गिव अवे होगा वो 15 को है, 15 जनवरी। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन रेखा। आगे बढ़ते हैं क्लास में हम। तो आज हम 30 MCQ 31 MCQ करेंगे, ठीक है। मैंने ज़्यादा ही किया था, नंबर नहीं इंक्लूड देखा था, बट अभी मैंने रीचेक किया तो 31 32 33 तक था, तो मैंने कुछ को कम कर दिया टाइम को देखते हुए। तो सभी कोशिश करिएगा कि अपने समय में ही उसको आंसर करिए, ठीक है। चलिए, इसका आपको 20 सेकंड मिलेगा। और उसके टाइम ड्यूरेशन का ये फ़ायदा होता है कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपकी अभी से बनी रहेगी और आप काफ़ी अच्छा उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट के लिए ही आपको ये वॉच दी गई है। तो क्वेश्चन जब से आपको दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि स्लाइड में चलाती हूँ उसके कुछ देर बाद आपको दिखता है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर करिएगा, ठीक है। सामाजिकरण शब्द का अर्थ है, द वर्ड सोशलाइजेशन मीन सामाजिक मानदंडों का लगातार पालन करना, फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स रिलेंटेंसली। और आपका है सामाजिक मानदंडों के खिलाफ विद्रोह, सामाजिक विविधता को समझना, समाज में समायोजन। तो सभी आंसर करते जाइएगा, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन दिखे तो फटाफट आंसर करते जाना सभी, ठीक है। चलिए, सामाजिकरण शब्द का अर्थ पूछ रहे हैं, जिसमें सिद्धू जी का आंसर आ गया, रोहित हरी दुबे जी ने किया है। तो इसका अर्थ होता है समाज में समायोजन, ठीक है। लगातार पालन करना, इट्स नॉट राइट। समाज में समायोजन करना, हमारा उनके नियमों के प्रति हमारा क्या होता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फोर्थ होगा, बिल्कुल। जिन्होंने डी आंसर किया है बिल्कुल राइट है। और जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक? प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है, बच्चे निष्क्रिय प्रतिभागी हैं, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिएगा सभी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल सही आया था, डी किया था। हाँ, सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिएगा। बहुत अच्छा आंसर आने लगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया है, 2 क्वेश्चन के लिए गलत होगा, लेकिन बच्चे निष्क्रिय प्रतिभागी होते हैं। एक तरह से ये भी होता है कि हर चीज़ में पार्टिसिपेंट्स बच्चे का नहीं होता है, हम उसको एक्टिव कराते हैं अपने क्लास में। लेकिन प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है, क्या यह सही है? जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा वो आपका फर्स्ट होगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड आउटलुक? मतलब बच्चे को अगर देखें तो प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम नहीं बनाता है, ये जो पाठ्यक्रम किसके द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि बच्चे सक्रिय होते हैं, वो सही है। बट यहाँ पर जो मेन लिया जाएगा आंसर वो क्या होगा कि विशेषता नहीं है, ठीक है। जो विशेषता नहीं है वो यही होगा कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अपना करिकुलम खुद नहीं बनाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बढ़ जाते हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि उससे पहले भी होता है। निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, पावलोव या वाइगोट्स्की?
thought not only determines language but also proceed it. Who among the following set forth these ideas? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिएगा। वेरी गुड, शाहीन ने अपना नंबर +1 ऐड किया है। चलिए ठीक है, हरी दुबे जी का आंसर आ गया है, इन्होंने थर्ड का डी बोला है। इस तरह के दो स्टेटमेंट आपके आते हैं। एक होता है कि भाषा जो होता है वो विचार को आगे बढ़ाता है, एक होता है विचार पहले आता है, भाषा बाद में आता है। तो जो पहले भाषा आती है उसके बाद विचार आता है, ये जो थॉट दिया था आपके वाइगॉट्स्की ने दिया था, लेकिन इन्होंने विचार पहले आता है भाषा बाद में आती है, इस थॉट को आपके जीन प्याजे जी ने दिया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जीन प्याजे होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपके आंसर भी कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है ना, पावलाव नहीं है, इस बात से पावलाव का कोई रिलेशन नहीं है। सभी थर्ड का डी बोल रहे हैं, कुछ बी भी बोल रहे हैं, बट इसका जो आंसर होगा वो हमारे जीन प्याजे जी होंगे। ठीक है, हाँ, माई का पहले आंसर मैंने देखा डी किया था, फिर उन्होंने ए किया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ जाते हैं, जहाँ विचार पहले आने की बात होती है। प्याजे जी ने माना कि हमारे मन में विचार बच्चे पहले करते हैं, फिर उन विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। और वाइगोट्स्की ने कहा भाषा ही जो होती हैं जो हमारे विचारों को आगे अभिव्यक्त करने का मौका प्रदान करती है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट ऑफ एनी डाउट इस क्वेश्चन में, किसी को किसी तरह की परेशानी? चलिए होगा तो बताइएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हिंज की दुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वाइगॉट्स्की का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत या बिनेट का सिद्धांत? विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी बेस्ट डिस्क्राइब द हिंज डिलाइमा? ओके ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ पाई थी। ठीक है, इसी तरह की मिस्टेक्स हम एग्जाम्स में भी करते हैं और होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपसे ऐसा हो गया या कभी होता नहीं, हम सबसे भी होता है और ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ के आंसर करिएगा। ठीक है, चलिए पिंकी ने बोला नो मैम। ओके, थैंक यू पिंकी बताने के लिए। चलिए, इसमें किसी को डाउट नहीं है, बिल्कुल सही सभी का आंसर आ रहा है। तो हेंज से जब भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हेंज की दुविधा पर ही इन्होंने अपना नैतिक सिद्धांत को डेवलप किया है, तो वो कोहलबर्ग जी हैं। ठीक है, यस, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल हैं: शिक्षा की गुणवत्ता, पोषण की गुणवत्ता, संस्कृति या फिर शरीर। द इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्टेड। कब आएगा? गौतम जी, नमस्ते गौतम जी। सीटेट का एडमिट कार्ड कब आएगा? सुधीर बोल रहे हैं। एक्चुअली अभी तो एग्ज़ाम का ही कंफर्म नहीं है कि कब उसकी डेट होगी, तो मे बी जैसे डेट आपका क्लियर होगा आपके एडमिट कार्ड भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जो नाइट लाइफ जी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर आप 5th के लिए कर रहे हैं। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर होगा वो विकास भी हमारे संस्कृति हमारे उससे रिलेट करती है, इसलिए विकास में संस्कृति भी होगा, पोषण भी होगा, शिक्षा भी होगी, ये सब विकास को देते हैं। लेकिन शरीर क्या है, वो वृद्धि है, ग्रोथ है। ठीक है ना, तो विकास को आकार देने वाले पर्यावरण यानी जो भी हमारे बाहरी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये जो तीनों होंगे वो तो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, बट शरीर क्या है? समझ में आया क्वेश्चन? कि शरीर आपके पर्यावरणीय कारकों में से पूछ रहा है कि सभी शामिल हैं सिवाय एक को छोड़ के। ओके, चलिए फिफ्थ का था तो बिल्कुल सही है। पीजीटी के लिए सीटेट कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जो पीआरटी के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे वो ही है क्लियर। ठीक है ना, जो पीआरटी के लिए भर रहे हैं केवीएस में, ठीक है ना, उसके लिए उनके लिए सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। देखिए मे बी बहुत पॉसिबल है कि आपका जनवरी फर्स्ट वीक के बाद ही एग्जाम डेट क्लियर होगा। ठीक है ना, जहाँ तक उम्मीद यही जताई जा रही है, बट हम भी जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता क्लियर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन होपफुली यही कहा जा सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद कभी भी आपके एग्जाम की डेट क्लियर हो जाएगी। वो भी अगर क्लियर होनी होगी तो दिसंबर लास्ट तक आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर का जो है 4 इज राइट, और जिन्होंने डी आंसर किया था वो अपने में +1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? बच्चों की सीखने की इच्छा, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति या डिस्कवरी सीखना। Which of the following implication cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development? हाँ बिल्कुल, अपियरिंग वाले भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया है कि जो क्वालिफाई हैं वही करेंगे, अपियरिंग वाले नॉट वैलिड। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिएगा, रोहित जी का आंसर आ गया है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन से उनके उसमें जो होगा वो नहीं होगा। बच्चों की सीखने की इच्छा, चिल्ड्रंस डिजायर टू लर्न, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, नीड टू वर्बल टीचिंग, व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या डिस्कवरी लर्निंग। क्वेश्चन को फिर से रीड करिए एक बार आप लोग, उसके बाद फिर आंसर करिएगा। ठीक है, सभी को मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चन को दोबारा से रीड करिए, उसके बाद फिर से आप आंसर करिए। सबसे बड़ी बात जो रचनात्मक वाले लोगों ने बोला, लर्निंग बाय डूइंग, ये हमेशा याद रखिएगा कि उन्होंने क्या बोला, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे क्या होते हैं, हमेशा करके सीखते हैं, तो मौखिक शिक्षण की इन्होंने बात नहीं की है। ठीक है, राइट, तो जो आंसर होगा वो हमारा होगा नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। ठीक है ना, इन्होंने वर्बल टीचिंग को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया है। इन्होंने बोला कि बच्चे क्या है, सक्रिय निर्माण करता है और वो जितना करके सीखते हैं वो सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों के लर्निंग का। तो लर्निंग कैसे होगी हमारी, लर्निंग बाय डूइंग, ना कि वर्बल। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कि नहीं किया जा सकता है उनके में, तो यही हमारा होगा कि मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, बाकी सब कुछ उनके में आएगा, बट लर्निंग नहीं, वर्बल लर्निंग नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी बताइएगा कि मैंने जो क्वेश्चन अभी मैं करा रही हूँ इसको मैंने बहुत जगह से खोज कर लाया है, क्योंकि एग्जामिनर्स के कोई मूड का भरोसा नहीं है कि वो क्या चेंज करेगा। तो मैं हर तरह से आप लोग के हर तरह के क्वेश्चन तैयार कराना चाहती हूँ,
ताकि आप कभी किसी प्रॉब्लम में ना हो कि ऐसा तो मैंने किया ही नहीं, ये कौन सा नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। डैश का उपयोग छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में सबसे अच्छा किया जा सकता है। व्याख्यान विधि, सामाजिक संपर्क, प्रायोगिक विधि या फिर खोज विधि। Dash can be best used in teaching to encourage democratic learning among students. Lecture method, social interaction, experimental method या discovery method। बिल्कुल 7 के लिए बिल्कुल राइट आंसर आने लगा है और जो राइट आंसर है वो हमारा 4 ही होगा। बहुत अच्छा। तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड करते जाइएगा। ठीक है? चलिए, आज मुझे देखना है कि आज आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है ना? कुछ पैटर्न्स होता है हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यही पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, ये तो हम कर लेंगे बहुत इजीली। बट क्वेश्चन चेंज भी होते हैं। ऊंचाई, आंखों का रंग, हड्डी की संरचना और बाल जैसी शारीरिक लक्षण किस में आते हैं? प्राथमिक गुण, द्वितीयक गुण, विरासत में नहीं मिला या विरासत में मिला हुआ। फिजिकल ट्रेट्स सच एज हाइट, आई, कलर, बोन स्ट्रक्चर एंड हेयर आर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिएगा। ओके, नंबर भी अपना प्लस कर रहे हैं, वेरी गुड। और जो क्वेश्चन करिए उसका प्लस साथ में आप डालते भी जाइए कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। जो भी ये चीज़ होती है हमारी हेरिडिटी होती है, हमारे आँखों का रंग, हम किस तरह से दिखेंगे, ये बेसिकली कहाँ पे डिपेंड होता है? हमारी हेरिडिटी से। जैसा हम अपने माता-पिता से गुण पाते हैं, वही हमारे अंदर वो शो होने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। प्याजे का प्रस्ताव है कि प्री ऑपरेशनल यानी कि आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे के संरक्षण में असमर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इस अक्षमता का कारण होता है? हाइपोथेटिकल निगमनात्मक तर्क की अक्षमता, विचार की अपरिवर्तनीयता, उच्च स्तरीय अमूर्त तर्क की कमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, सबिता बोल रही हैं उनका 2 है, प्रिंस का 6 है। ओके, बाकी सब भी अपने नंबर करते जाइएगा और क्वेश्चन आपको ठीक लगे, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट भी करते चलिएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 का। Piaget proposed that pre-operational children are unable to conserve which of the following factor attributes this inability। कंजर्वेशन का जो गुण होता है, संरक्षण का गुण बच्चों में असमर्थता होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ये किस वजह से होती है? ओके, गौतम और माही का आंसर आ गया। ओके, प्रजापति। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 5 के बाद आएंगे। ठीक है सविता, कोई बात नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, अपरिवर्तनीयता। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, तो जिन्होंने इसके लिए किया है बी, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं और वो अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। विकास कहाँ से शुरू होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम स्टेज ऑफ इनफेंसी, प्री नेटल स्टेज, प्री चाइल्डहुड स्टेज या पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। शैशवावस्था, प्रसव पूर्णावस्था, पूर्व बचपन या फिर आपका उत्तर बाल्यावस्था जो कहा जाता है वो है स्टेज। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी आंसर करते जाइएगा। वही आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। शाहीन, गलती क्यों हो रही है?
विकास कब से शुरू होता है? विकास जो शुरू होता है माँ के गर्भ से कब्र तक होती है, ठीक है ना? तो ये प्रसव पूर्ण यानी जब से गर्भाधान होता है तब से विकास होता है, वो शुरू हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल होता है जब शिशु अपनी आंखों, कानों और हाथों से सोचते हैं? ये किस स्टेज की बात हो रही है आपकी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर सेंसरी मोटर स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? पूनम, गुड इवनिंग पूनम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करते जाइएगा। ओके, नंबर भी प्लस हो रहा है, वेरी गुड। गौतम का आंसर आ गया है। नीला कुमारी का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। बहुत अच्छा, इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जो ये होता है आपका प्री सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। हाँ, चलिए इसमें सभी +1 ऐड कर लीजिएगा अपने नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं कि व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि, इनसाइट, परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर या फिर शास्त्रीय कंडीशनिंग या कि क्लासिकल कंडीशनिंग? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस शिक्षण पर आधारित है? बच्चा सभी जानते हैं कि हम गलतियां करके सीखते हैं, बार बार अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। तो ये किस थ्योरी में इस बात को कही गई है? ओके शाहीन, क्या बात है, आंसर गलत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है आपका ट्रायल एंड एरर का है। और ट्रायल और एरर थ्योरी किसने दी है? जल्दी से नाम बताइए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने डेवलप की है? बिल्कुल, इसका जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया है। अब ये बताइएगा कि इस थ्योरी को डेवलप किसने किया है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आंसर नहीं आ रहा है किसी का? सभी भूल गए हैं क्या? आंसर करते जाइए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने डेवलप की है? बहुत इम्पोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। वेरी गुड माही, माही का आंसर आ गया है। थॉर्नडाइक बिल्कुल सही है, इसका जो प्रतिपादन किया है वो थॉर्नडाइक जी ने दिया है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, थॉर्नडाइक ही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल इज अ इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। जॉन डेवी के अनुसार स्कूल डैश एक संस्था है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 सभी को दिख रहा है तो जल्दी से आंसर करिएगा। बिल्कुल 13 का आंसर सविता का आ चुका है और बिल्कुल सही आंसर किया है सविता ने, बहुत अच्छा। इसका जो होगा कि जॉन डेवी ने बोला स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं।
पूर्व प्राथमिक चरण में लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है। यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? परीक्षण और त्रुटि पे, कंडीशनिंग यानी संबंधवाद जो बोलते हैं, अंतर्दृष्टि या फिर नकल। At the pre-primary stage, reading aloud while writing in given importance. This is based on which theory of learning? Trial and error, conditioning, insight या imitation? Question number 14. तो आपको लर्निंग की थ्योरीज भी पूरी पता होनी चाहिए। काफ़ी मैंने पूरे सबको एक एक डिटेल में पढ़ाया है। लर्निंग की थ्योरीज कब कहाँ कैसे डेवलप हुई, किसके ऊपर किया गया, इसका एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ काफ़ी डीप में मैंने बताया हुआ है अपनी क्लास में। ठीक है, तो आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर डाल के करिएगा, ठीक है। 13 का ए आया था, बिल्कुल सही है। हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चले गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिएगा। और रोहित जी का आ चुका है, मंजूषा कर रही हैं बी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। कंडीशनिंग है कि जोर जोर पढ़ने का महत्व इसीलिए किया जाता है लिखते समय कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो, संबंध बने, ताकि बच्चा जब भी वो वर्ड सुने या लिखते समय हो तो उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए उसके सामने। ठीक है, तो ये होती है कंडीशनिंग। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है। माही रॉन्ग कर रही हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित करते हैं। संवेदीय परिचालन अवस्था, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक परिचालन अवस्था या फिर मूर्त परिचालन चरण। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। स्किनर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है। संबंधवाद का, ओके। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं सभी। इसके लिए जो ये है इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। और ये तो आप इम्पोर्टेंट मान के ही चलो कि आपका जीन प्याजे आने हैं और उसमें से कोई भी एक स्टेज आपकी पूछनी है। तो इनकी जो है 4 स्टेजेस हैं और 4 स्टेज के ईयर, उसकी स्पेसिफिक क्या है, विशेषताएं, आपकी सब कुछ बिल्कुल दिमाग में कॉन्सेप्ट में वो बैठा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और जो लोग इसके लिए सी आंसर किए सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 हो चुका है हमारा, 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन किस बात को दर्शाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? काफी इजी क्वेश्चन है, सभी बहुत इजीली आंसर कर लेंगे। Rohan started crying when he got hurt during a sport activity. See this, his father said, do not behave like a girl. Boy, do not cry. बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आया है 16 के लिए और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है। वेरी गुड। चलिए सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल मुझे पता था कि आप सभी बहुत स्मार्ट बच्चे हो, ये सब क्वेश्चन में आप मिस्टेक नहीं करोगे। चलिए, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। कटल हो गया है बट वहां पे अटल होगा, ठीक है ना। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 सभी को दिख रहा है तो फटाफट आंसर करिए। माही का आंसर आ गया, बहुत अच्छा। मंजूषा ओके।
बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है सभी ने। बहुत अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सी होगा। बहुत अच्छा, गुड गोइंग। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हाँ, यू फील फ्री टू आस्क मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्नताएं होती हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ पॉलीगेम एम्फेसिस बताइएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी आंसर करिएगा। किसकी क्लास पूछ रही हैं पूनम? बिल्कुल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बिल्कुल राइट आंसर किया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास से केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या फिर विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है? कब पूनम? कल संडे को मेरी क्लास नहीं होती है, मंडे टू सैटरडे क्लास रहती है मेरी। ठीक है, और कल जो रहेगी मेरी मैराथन क्लास मैं लूंगी आपकी। और मुझे नहीं पता वो कितने देर की आपकी चलेगी, बट सभी ज्वाइन होइएगा। मैं चाह रही हूँ कि अभी जो भी टाइम है आप उसका भरपूर यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, भले वो रिपीटेड ही क्यों ना हो, बट क्या है, याद करना, दोबारा उस पर देखना ही हमारा क्लास वही रिवीजन होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर आया है इसके लिए कि हमारा जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? संवेदी, मूर्त, या फिर अमूर्त? अमूर्त संवेदी मूर्त, अमूर्त संवेदिक, या अमूर्त मूर्त संवेदिक? सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। इन व्हाट ऑर्डर डज द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस? सेंसरी, फिर आपका यूनिक, एब्स्ट्रैक्ट यानी कॉन्क्रीट की बात हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। हरी दुबे जी और प्रिंस अपने नंबर प्लस कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों सेम नंबर पे चल रहे हैं। और हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं और इन्होंने 70 नंबर स्कोर कर लिया है। ओके, 20 का सी। ठीक है मंजूषा, थोड़ा अपना करेक्ट करिएगा आंसर। जो राइट आंसर होगा, पहले संवेदिक यानी जो हमारी इंद्रिय होती हैं उसके माध्यम से विकास होता है, जो जीन प्याजे जी ने बोला है। फिर कॉन्क्रीट होता है, उसके बाद फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 21 क्वेश्चन नंबर पे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, या छात्र जिसका अशक्त शरीर हो? According to the Rights of Person with Disability Act 2016, which of the following word is appropriate to use? क्वेश्चन नंबर 21 का सभी आंसर करते जाइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, और आप इससे लगता है कि आपके कुछ भी फायदा हो रहा हो, तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए, ताकि और लोगों को भी इस क्लास के बारे में पता चले। ठीक है, 21 का सी।
बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आया है इसके लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा थर्ड ही होगा, और जितने लोग ने सही किया है वो अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। Question number 22. What a teacher should not do address the needs of the student struggling with the learning difficulties. Struggling with learning difficulties. मैम आज क्लास में कुछ कुछ हुआ है। क्या कुछ कुछ हुआ है रोहित? 22 का डी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा 4 होगा। रोहित जी क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्लास से? क्या हो गया है क्लास में? मुझे तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधन करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत को टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी आंसर करिएगा। बहुत अच्छा, हरी दुबे और प्रिंस बिल्कुल सेम नंबर पे चल रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अपना नंबर भी प्लस करके बता रहे हैं और आंसर भी बिल्कुल राइट जा रहे हैं। 23 का बी। बहुत सही, बिल्कुल बिल्कुल जो इसका आंसर आप सभी कर रहे हैं बिल्कुल राइट कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड ही होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। सबिता मिला, आप सभी ने आंसर बिल्कुल सही किया है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। प्रॉब्लम हाउ सॉल्यूशन कैपेबिलिटीज कैन बी इम्प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करते जाइएगा। सबिता +18, ओके। इसका जो राइट आंसर होगा कि हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या होगा? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है ना, प्रोमोटिंग बाय यूज द यूनिफॉर्म्स। उसकी तरह से बहुत सारे चीजों को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं कि बच्चे उसे रिलेट करें और ज्यादा से ज्यादा आंसर को सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर नहीं मिला है मुझे। ठीक है, हाँ प्रियंका माही मिला अभी 24 से। ठीक है ना, बाय प्रमोटिंग द यूज ऑफ यूनिफॉर्म्स। भाई क्षमताओं समस्याओं को समझ, अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल, कोई भी चीज हम डेफिनेट बिल्कुल वही चीज नहीं कर सकते ना, वो रूढ़िवादिता दिखाती है। लगातार अभ्यास करना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है कि हम बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिसिंग करें। वो रटना हमको नहीं कराना है बच्चों को। ठीक है, वो तो हम जानते हैं कि रटंत विद्या चलत नहीं। रटी हुई चीज किसी के भी दिमाग में, बच्चा हो या फिर बड़ा हो, किसी के दिमाग में चलती है। जैसे रोहित जी इतने दिनों से पढ़ रहे हैं बट इन्हें इन्हें अभी तक रटा भी नहीं है। ठीक है, ये काफी मिस्टेक कर रहे हैं क्लास में। ठीक,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 को देखते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों को क्रियाकलाप देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देना। देखिए रटने वाली बात हर बार आएगी, तो आपको जो रटने वाला काम है ना वो बिल्कुल अपने से हटा देना है। ये निगेटिव होता है, जब आपका निगेटिव में पूछेगा तभी बोलिएगा। लेकिन जब भी आंसर आपका पॉजिटिव में आए तो रटने वाली चीज, दंड देना, अभ्यास कराना, ये सब हमारा निगेटिव में जाएगा कि बार बार अभ्यास कराते रहे। हाउ टू मेंशन मोटिवेशन फॉर लर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है इसके लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। Which of the following is the most effective medium of teaching learning? Mechanical recall of the subject matter, finding the connection between concept, observing without analysis, imitation, copying and repeating. 26 का आ गया आंसर, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 26 का। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी ही होगा। तो बहुत अच्छा आंसर किया है। इसका 26 का जो होगा वो हमारा बी होगा। आगे बढ़ जाते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन नंबर 27 पे। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल अनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना तो अनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, या फिर दोनों के पारस्परिक संबंध पर। क्वेश्चन देखिएगा। ऑन whom can individuals of development of children be transplanted? Only the heredity, only the environmental, neither or heredity nor are environmental, on the interaction of heredity and environment. बिल्कुल सही है। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है, और ना ये सी टेट में, आपके अदर टेट्स, यहाँ तक कि केवीएस के एग्जाम में भी काफी बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, चलिए 28 का क्वेश्चन देखते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश है। डेवलपमेंट हैज द सेम रिलेशनशिप विथ मैच्योरिटी एज स्टिमुलेशन हैव। परिवर्तन, चेंज, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, अटेम्प्ट या फिर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिएगा सभी। बहुत अच्छा सविता, दो क्वेश्चन के बाद में आई हैं तब भी काफी आंसर सही गए हैं आपके। +21 में है। प्रिंस का भी अच्छा है। ओके 24 है। इस क्वेश्चन के लिए सभी आंसर करते जाइएगा। बहुत अच्छा। यस, बी इज द राइट आंसर कि विकास का संबंध मैच्योरिटी से है, तो उद्दीपन क्या करेगी? कोई भी स्टिमुलस हमें रिस्पॉन्स करने के लिए आगे बढ़ाएगी। स्टिमुलस के प्रति हम रिएक्शन देते हैं। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सेकंड होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसे अपनी माँ की गोद से ले जाती है और बच्चा रोता है। ये किस वजह से होता है? सामाजिक चिंता, भावनात्मक चिंता, अजनबी चिंता या फिर अलगाव की चिंता। A child starts to cry when his grandmother takes him from his mother's lap. The child cries due to social anxiety, emotional anxiety, stranger anxiety या फिर separation anxiety.
बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी ही होगा। बिल्कुल सही किया है, इसके लिए +1 ऐड कर लीजिएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन? निम्नलिखित में से कौन सा अनुभूति का एक घटक नहीं है? भावनाएं, विचार, ध्यान और धारणा। फीलिंग्स, थॉट्स, अटेंशन या फिर परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिएगा। प्रिंस का 26, सविता 23 के गौतम का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है ना? ए इज द राइट। फीलिंग्स, भावनाएं जो हैं ये कंपोनेंट्स नहीं है कॉम्बिनेशन के। विचार, ध्यान, धारणा और प्रत्यास्मरण, ये चार चीजें होती हैं जो हमारे अनुभूति की घटक होती हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा है, पूरा नहीं पढ़ूंगी पर क्लियर दिखता है तो आप लोग आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से अंतः विषय निर्देश का सबसे बड़ा लाभ यह है, छात्रों को विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष विषयों के लिए नापसंदगी विकसित होने की संभावना कम है। शिक्षकों को पाठ और गतिविधियों की योजना बनाने में अधिक लचीलेपन की अनुमति है। छात्रों को कई संदर्भों में नए सीखे गए ज्ञान को सामान्यीकृत करने और लागू करने के अवसर दिए जाते हैं। शिक्षकों को पारंपरिक पाठ्यक्रम से संबोधित किए जाने वाले विषयों को बहुलता से अभिभूत महसूस कराने की संभावना कम है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के इस बार पूछा हुआ है, पर ध्यान दीजिएगा तो ये क्वेश्चन वही है जो बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा और आंसर करिएगा। कल जो रहेगा हमारे क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा होंगे और हमारी मैराथन चलेगी जो इसमें आपको 1 आवर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और आपको रिजल्ट बिल्कुल लास्ट में दिखेगा। बहुत अच्छा, सिद्धू, माही, मिला, बहुत अच्छा आंसर किया है आप लोगों ने इसका। इसका जो रहा है, हाँ रोहित ने भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, गौतम ने भी कर दिया है। प्रियंका बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर किया है इसके लिए कि छात्रों के नए संदर्भों में नए सीखे गए ज्ञान को सामान्यीकृत करने के लिए। देखा तो ये वाला क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये आपके बार बार हर बार में आया है और ना ये आपके सी टेट में, आपके अदर टेट्स में भी काफी बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने इस तरह के से ये प्रश्न पूछ सकते हैं उतना तरीका मैंने आपको दिखा दिया है, बताया है। ठीक है, तो जितना आपको लगे इम्पोर्टेंट तो क्लास को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और किसी तरह की कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो आप शेयर भी करिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रिंस, काफी अच्छा स्कोर है। क्वेश्चन जो हो चुके हैं आपके 31 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और 31 में 28 सिद्धू, बहुत अच्छा। 31 में वो जो गलत आपने कर दिया ना, 22/31 होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा शाहीन। 31 में 26, वेरी गुड। बाकी सब भी आंसर अपने दिखाते चलिए, बहुत अच्छा हरी दुबे जी। माही के 27 है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रियंका। रोहित 26, ओके। प्रिंस 28। तो जहाँ तक मैं देखूं कि तीन लोग हैं जो प्रिंस, प्रियंका और हरी दुबे जी, काफी अच्छा स्कोर किया है। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप लोग की चल रही है। ठीक है, और किसी तरह की भी दिक्कत होती हो तो आप बोल सकते हैं। कल कोई बच्चा यानी कि सैटरडे को किसी ने हिंदी के बारे में कुछ पूछा था, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि किसने पूछा था।
ओके, 18 में से 16 किया है, नॉट बैड। जितने क्वेश्चन किए उतने में भी काफी अच्छा किया है सभी ने। ओके, फरा, फरा आज लेट हो गई काफी। 30 का 3, ओके ओके। 31 में 25, ओके ओके 25। ठीक है सविता, बहुत अच्छा है। सभी का प्रिपरेशन मैं किसी का नहीं कर सकती कि खराब है, क्योंकि सभी कुछ बाद में आए हैं, कुछ बाद में आए हैं, तो उस हिसाब से सभी ने आंसर किया है। ठीक है। हिंदी के लिए, ओके ओके। नहीं, एक्चुअली मैम का कुछ प्रॉब्लम है लैपटॉप में, इस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रही हैं। बट जहाँ तक मैंने सर से बात कही थी, जो थोड़ी बहुत सी आपकी प्रॉब्लम होगी, मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको क्लास में करा दूँ। तो किसी ने कल तत्पुरुष समास के बारे में पूछा था, तो छोटे छोटे इतना तो टाइम नहीं है कि मैं सीटीपी को छोड़ के वो पढ़ा पाऊँ, पर जहाँ तक हेल्प हो सकती है मैं आप लोग की करूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही थी कि आपको बता दूँ। हिंदी के लिए, ओके। हिंदी में आपकी क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो स्पेसिफिक टॉपिक आप बता देंगे, तो मैं कोशिश ये करूंगी कि इसी क्लास के दौरान मैं आपको वो चीजें समझा दूं। ठीक है। आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, मेरा माइक गिर गया है, सॉरी, इसलिए मेरी आवाज कम आने लगी थी। ठीक है। हिंदी के लिए अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को तत्पुरुष समास बताना चाहूंगी, तो उसमें तत्पुरुष समास में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा इजी है। जैसे समास सभी जानते हैं कि आपके 6 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव आप सभी को पता है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो वो काफी इजी। तत्पुरुष समास में भी जो होते हैं ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है, कर्ता को कर्म ने, उसके उसके आधार पे होता है। ठीक है ना। तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद, यानी जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है, उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है। तो जैसे अगर होता है गगन, गगन चुंबी, जहाँ पे को का की का वर्णन हो जाता है, वो हमारा तत्पुरुष समास आता है। जैसे राजकुमार, राजकुमार को अगर हम करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पैराग्राफ्स को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा। समास और संधि, ओके ओके। ठीक है। तो जैसे समास और संधि मैं ओरली बता दूंगी, बट आपको ओरली उतना नहीं समझ में आएगा। बट मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको आपको स्लाइड में समझाऊं, तो वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो आप कैसा स्लाइड में पढ़ना चाहते हो या ओरली मैं आपको बता दूं? हाँ, राजकुमार, राज प्लस कुमार, तो राजा का कुमार हो गया ना, राजा का कुमार, राजकुमार उससे बन गया। का को की का जहाँ पे प्रयोग हो जाता है तोड़ने के लिए शब्दों को, वो हमारा हो जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है। किसी मुझे याद है कि उसने तत्पुरुष समास को ही पूछा था। तो वही किया। इसके 6 टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स की अलग अलग विशेषताएं होती, काफी इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। तो कल की नहीं, कल तो मैराथन क्लास है हमारी। परसों की जो क्लास लूंगी उसमें फर्स्टली मैं पहले आपको हिंदी का ये समास समझा दूंगी। ठीक है ना। रोज एक एक करूंगी, क्योंकि मुझे अपने भी क्लास को देखना है। ठीक है, स्लाइड में ही कराऊंगी। ठीक है। ओके ओके, स्लाइड में। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि आप सब रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं। ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगी, जब तक हिंदी वाली मैम की क्लास नहीं चल रही है, तब तक मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूं। ठीक है। जब तक उनकी क्लास नहीं हो रही है, और जहाँ उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर वो मैम अपना देख लेंगी। ठीक है। तो कल का नहीं, बट परसों जो क्लास लूंगी उसमें मैं फर्स्ट पहले आपका हिंदी का कराऊंगी फर्स्ट स्लाइड में, उसके बाद फिर इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है।
चलिए, और कुछ भी दिक्कत होता है और जो लोग एसएसटी सेकंड पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है आप ई पाठशाला में जाइए। ई पाठशाला में आप एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड करिए और चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए वहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। टोटली आपका एनसीईआरटी का वहीं से एसएसटी के लिए क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी अच्छा आप उसको एक बार रीड भी कर लेंगे ना, तो काफ़ी अच्छे से आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बहुत अच्छा होगा कि आप उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पढ़ना बहुत भारी काम नहीं है, आप अपने मोबाइल से दिन भर लगे रहते हैं, हम लोग भी लगे रहते हैं। तो 1 घंटा उसके लिए टाइम बना लीजिए, जब भी आपको टाइम मिले सुबह में, दोपहर में या फिर रात में। 1 घंटा रोज़ 1 चैप्टर हिस्ट्री और 1 चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो काफ़ी आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा और काफ़ी अच्छा आपको नोट्स जो तैयार होगा, क्योंकि वहीं से डायरेक्टली पैराग्राफ्स ही पूछ देते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूँगी कि कल की नहीं बट परसों की क्लास में आपको मैं हिंदी का कराते चलूँगी और पैराग्राफ्स के बारे में भी बताऊँगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी और ऐसे ही क्लास में सभी बने रहिए और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम जानेंगे। तो सभी अपना ध्यान रखे रहिए और अपने आशा को कभी कमज़ोर नहीं होने देना है। ठीक है ना? आप हमेशा अपना बेस्ट ही करने का सोचना। ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।